बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हम लोगों ने हमारा तकरीबन लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो है वो कवर कर लिया था। अभी हम लोग लेक्चर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक जस्ट क्विक क्वेश्चन दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हमारा था जी लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी कंटेंट्स को जरा केयरफुली आपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, पीसीआर पढ़ लिया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लिया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ फर्दर, ठीक है। हम आगे लेक्चर में देखते हैं। और उसके बाद जीन थेरेपी और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, जिससे नॉर्मली एनडीकैट के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा जी, हमने ये लेक्चर सारा देख लिया था, ऑलरेडी पढ़ लिया था। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम। इसमें हमने पीसीआर भी पढ़ लिया था। अच्छा, यहाँ पे पीसीआर की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये बुक में दी हुई है, ठीक है। इसमें एक तो डायग्नोस वायरल इन्फेक्शंस, ठीक हो गया, यानी आप पीसीआर का यूज क्या है, यानी हमने पीसीआर पढ़ा तो था, मगर हम डेली लाइफ में उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो डिजीजेस आपने अक्सर सुना होगा कि जी फला बंदे का जो है वो पीसीआर टेस्ट होने के लिए जा रहा है, तो एक्चुअल में वो किस तरह से है, ठीक है। जिस तरह कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं या जिस तरह से हमारे पास हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह से हो रहा होता है, याद रख लीजिएगा, वो पीसीआर के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि जी जो वायरस है, ठीक है, वो यानी ये लेट्स सपोज कोरोना का वायरस है, ठीक है, या कोई भी वायरस है। और अब आपको पता है कि वायरस जब भी ह्यूमन पे इफेक्ट करता है, ह्यूमन सेल्स पे इफेक्ट करता है, तो ये अपना जीनोम जो है ना वो एंटर कर देता है किसके अंदर, जो उसका न्यूक्लियर क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसके अंदर। हम क्या करते हैं कि उस पर्सन से सैंपल लेते हैं, ब्लड लिया, और जो हमारे पास रीजन होगा, ठीक है, जहाँ पे उसने इस वायरस में इन्फेक्ट करना है, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उसका सेल्स लेते हैं, सेल से डीएनए, जो न्यूक्लियस है उससे डीएनए को निकालते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है हमने उस जो वायरस का जीनोम होता है ना, ठीक है, वायरस के जीनोम के हमने प्राइमर जो है वो बनाए होते हैं, ठीक है, यानी ये वायरस का डीएनए है तो इसके हमने फॉरवर्ड रिवर्स बनाए होते हैं। अब ये जो प्राइमर है ये स्पेसिफिकली वायरस के लिए ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, उस डीएनए को, जो क्रोमोसोमल डीएनए है, हम उसको लैब में लेके जाएंगे, थर्मोसाइक्लर के थ्रू जो है वो हम उसको रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। अब रिएक्शन में क्या होगा, अगर इस ह्यूमन में इस वायरस का डीएनए होगा तो ये प्राइमर उसको क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, ठीक है, यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो हमारे पास बना देंगे। जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर जो है वो वायरस मौजूद है और इसने अपना इन्फेक्शन शो कर दिया है। और अगर नहीं होता, ठीक है, उस सूरत में यहाँ पे हमारे पास कोई कॉपी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये प्राइमर्स स्पेसिफिकली, याद रखिए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये जिस रीजन के बनाए जाते हैं ये सिर्फ उसी रीजन के अकॉर्डिंग ही अटैच होते हैं। इस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कैंसर है, इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चेक किया जाता है। फोरेंसिक के अंदर हम यूज करते हैं इसको क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस तरह लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, टू डिटरमिन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए भी हम उसको जो है यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखने हैं कि एप्लीकेशन टेस्ट में पूछ जा सकते हैं कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा था, और देन जो है हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था यहाँ से, ठीक है, तो डीएनए एनालाइजिंग, ठीक है, या फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता जाता हूँ, एनालाइजिंग डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टाइपिंग, जेनेटिक
फिंगरप्रिंटिंग, ये एक ही टर्म के डिफरेंट मीन्स है। यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी कि हमने क्या किया था कि यहाँ से ये डीएनए था, ठीक है, हमने एंजाइम्स के थ्रू उस डीएनए को यानी यहाँ से कट कर लिया, ठीक हो गया, और हम क्या करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी एक यहाँ पे कट डिफरेंट है, यहाँ पे कट डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद होगा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं डिफरेंट रीजन्स पे जाके डीएनए को चॉप आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट करने हमारे पास जो है वो इस रीजन पे कट लग रहा है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए हुए हैं, इस सूरत में हमारे पास 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, इस सूरत में 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, यहाँ पे हमने उसको क्या कर लिया रन कर लिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक सेपरेट जो है वो किया जाता है मैकेनिज्म, वो क्या होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग, ठीक हो गया। अच्छा ब्लॉटिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है, ब्लॉटिंग हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जेल होता है ना, जो हमारे पास जेल आप कह सकते हैं आई थी जिसके ऊपर हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया था, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं उस जेल को फ्यूज करते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक हो गया। ये बुक में आपको दिया हुआ है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, और इस ये देखिए अब ये नीचे आपको जेल नजर आ रही होगी और ऊपर हमने क्या कर दिया इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन की एबिलिटी क्या होती है कि ये उस जेल के ऊपर जितना भी मैप आया होता है ना डीएनए का, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये वाला ये, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे रख लेंगे, ये हमारे पास परमानेंट, क्योंकि जेल होती है तो वो डिस्कार्ड हो सकती है, यानी वो खराब हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच करते हैं, जो कि परमानेंट एक सोर्स बन जाता है हमारे पास उसको प्रिजर्व करने का। तो अब ये हमारे पास आ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास सस्पेक्ट का था, ये क्रिमिनल का था, और बेंडिंग पैटर्न ये परमानेंटली अब हमारे पास जो क्या हो जाते हैं सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग आप कह सकते हैं टेक्निक, ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो है नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे ये एक ऐड की हुई है, 2 एक्टिविटीज कह लें आप लोग, 2 केस ऐड किए हुए। यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, कि हमारे पास जो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जेल रन की, ठीक हो गया, जेल रन करने के बाद हमारे पास जो मेम्ब्रेन आती है ना, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम फर्दर ट्रीट कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्रोब से। अब प्रोब क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे डीएनए के डिफरेंट पैटर्न आ गए, हमारी जीन कहाँ पे है या हमने जिसको आइडेंटिफाई करना है वो कहाँ पे हमें नहीं पता, सही है। तो हम इसको इस पैटर्न के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं प्रोब यूज करते हैं। प्रोब क्या होता है, प्रोब हमारे पास याद रखना कि ये मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। प्रोब हमारे पास याद रखना ये डीएनए ही होता है, ठीक हो गया, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम आप कह सकते हैं प्राइमर्स, ठीक। अब हमारे पास जो प्रोब है, ठीक है, हमने याद रखना है कि प्रोब एक्चुअल में ये हमारे पास जीन है, ठीक है, ये हमारे पास जीन है, तो जीन का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करते हैं प्रोब ले लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया। प्रोब क्या होगा, ये फर्ज करें ये यहाँ पे हमारी जीन थी, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास जो है वो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री उसका, ठीक है, यानी उस जीन का। अब हमारे पास वापस जाता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास मेम्ब्रेन पड़ी है जिसके पैटर्न है, हम क्या करेंगे वो प्रोब डिजाइन करते हैं बनाते हैं, उसके बाद उस प्रोब को अगर हम फॉल करवा दें इसके ऊपर ऐड कर दें, तो प्रोब हमेशा हमारी जीन के कॉम्प्लीमेंट्री जाके बाइंड करेगा। अब प्रोब के साथ हमने क्या किया होता है जरा दो गौर से देखना, प्रोब के साथ हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगाया होता है, ऐसे ये प्रोब है फर्ज करो, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये एक बात याद रखनी है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये जाके जब बाइंड करता है ना, लेट्स सपोज ये हमारी जीन है तो इसके साथ बाइंड करेगा, तो यहाँ पे इसने क्या करना है इस तरह से सिग्नल देना है, कलर चेंज करेगा, यहाँ पे बाइंड किया तो इसने कलर चेंज करना है। तो ये भी एक हमारे पास टेक्निक आ जाती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि प्रोब को यूज करके जब जेल रन करते हैं तो डिफरेंट पैटर्न आ जाएगा, और देन उसको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पेसिफिक जीन एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो केस आ रहे हैं, ठीक है, जो उसमें आपने जब हम जेल रन की तो ये हमारे पास विक्टिम है, ये स्पेसिमेन है, ठीक है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपके सामने पता चल रहा है कि किसके साथ जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम इसकी जो है वो 1 के साथ सिमिलरिटी, इसी तरह
यहाँ पे एक क्राइम सीन से हमें मिला है, इसको अगर आप आइडेंटिफाई करें तो अब आपके सामने ये पता है ये मैक्सिमम सिमिलरिटी 2 के साथ जो है वो शो कर रहा है, 1 और 3 के साथ नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है दैट इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली आप याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में जब हम कोई, आप कह सकते हैं, अदर जीन इंक्लूड करते हैं, यानी वो जीन जो उसकी अपनी नहीं है, ठीक हो गया, फॉरेन जीन हमारे पास है, ठीक है, तो याद रखना है उसको हम क्या कह देंगे, सिंपली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं कि किए हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ने बना लिए हुए। जिस तरह अगर आपको स्टार्ट में लेक्चर याद हो तो आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्लाज्मिड ऐड करते हैं और हमारी जीन जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट आप कह सकते हैं ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया। ये क्या बन गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब इसके बहुत सारे आप कह सकते हैं पर्पसेस हैं, यानी ये जीन आप जो इंसर्ट की है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ना चैम्बर्स होते हैं, लार्ज कंटेनर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, बुक में एक टर्म लिखी हुई है वैट्स। वैट्स हम कहते हैं लार्ज कंटेनर। ठीक हो गया। तो लार्ज कंटेनर हम बड़े बड़े, देखो ना, अगर हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है तो ये तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें एक पूरी जो सोसाइटी है उसके लिए एक लार्जर क्वांटिटी के अंदर जो है हमारे पास इंसुलिन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लार्जर क्वांटिटी के अंदर हमें लार्जर रिएक्टर चाहिए होंगे, तो वो बायो रिएक्टर हमारे पास लार्जर क्वांटिटी के अंदर वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया को उनके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। और ऐड करने के बाद क्या होता है कि हम लार्जर क्वांटिटी के अंदर फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स है वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, ठीक हो गया। इसी तरह हीमोफीलिया फैक्टर है, एच है, ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी हमारे पास की जो वैक्सीन है, ठीक है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये प्रोटीन्स हैं जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है, तो ये टेस्ट में पूछी जा सकती है कि फलां प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, ये आपने याद रखना है। इसी तरह बायोफिल्टर्स प्रिवेंट एयरबॉर्न केमिकल पोल्यूशन, ठीक है, जो पोल्यूशन होता है उसको खत्म करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिज्म एंड सुसाइडल जीन्स, ठीक है। अब ये क्या होती है कि जी जो यूज किया जा रहा होता है ना, फर्ज करें कि इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, हमने बैक्टीरिया को ऐड किया, ठीक है, हमने इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया को ऐड किया, लेट्स सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया था, इसको हमने इन्वायरमेंट में जो है वो ऐड कर दिया। ये बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरह इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट के अंदर हो सकता है कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको खत्म करने के बाद हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है ये अपने आप को मॉडिफाई कर ले, ये और खतरनाक हो जाए। तो हम क्या करते हैं फिर, इनके अंदर एक सुसाइडल जीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि जैसे ही ये अपना काम खत्म करे, वो सुसाइडल जीन एक्टिव होती है और एक प्रोटीन टॉक्सिन बनाती है, यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेथ होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास एस्पार्टेम न्यूट्रास्वीट, ये हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो सुक्राल जो है वो यूज करवाई जाती है अक्सर, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, वो एक्चुअल में एस्पार्टेम होती है। अब इसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है कि बैक्टीरिया से जो एस्पार्टेम है बाय द वे, ये हमारे पास दो अमाइनो एसिड से मिलकर जो बनी होती है। एक अमाइनो एसिड ये हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एस्पार्टेट, दूसरा अमाइनो एसिड है ये हमारे पास है फिनाइल एलामीन और मेथनॉल बाय द वे इसके अंदर ऐड किया होता है। तो मेजर हमारे पास दो इसके अंदर जो है वो क्या है, अमाइनो एसिड है। जो फिनाइल एलामीन है इसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट, ठीक है, बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करवाया जाता है। हमें इसकी आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड को फिनाइल एलानीन के साथ ऐड करते हैं और क्या बन जाता है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है, एक डाईपेप्टाइड है, ठीक हो गया। और इसको न्यूट्रास्वीट भी जो है वो कह देते हैं, ये आपने याद रखना। इसी तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, ठीक है, माइनिंग के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने प्री क्लासेस में पढ़ा होगा
कि मेटल्स को जब भी ऑब्टेन किया जाता है तो वो एक प्योर और की फॉर्म में होती है, ठीक है। उसको ला के बेसिमराइजेशन या हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है उसको सब जो है वो किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके में क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वेस्ट भी इवन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, हम उन बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं कि इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, जाके सिंपली जो फर्ज करें केव के अंदर हमारे पास क्या है, एक मेटल है, मेटल मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास लेट्स सपोज मेटल है जी, कॉपर है। तो हम क्या करेंगे, वो जाके ऐड करेंगे और वो उसको क्या करेगा, कॉपर को वहां से कॉपर सल्फेट में, यानी वो एक्चुअल में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो कॉपर को अलग करते जाएंगे, ठीक हो गया, बाकी रीजन जो हमारे पास कर जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो पोल्यूशन का एक होता है फैक्टर, वो भी हमारे पास जो है वो क्या रहता है, बच जाता है, ठीक हो गया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने जो है वो एग्जांपल जो है वो याद रखना, इसको बुक से पढ़िएगा और इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल जो है आ जाती है, ठीक है। वो हमारे पास है फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया। ये एक्चुअल में हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसमें एक बैक्टीरिया होता है सोडोमोनास, ठीक हो गया। इनका काम क्या होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो याद रखिएगा कि जो फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया बनाए जाते हैं सोडोमोनास, जिससे हमने बात की, इसमें क्या होता है कि ये प्लांट हेल्थ, ठीक है, प्लांट, ठीक है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो आइस यानी बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, कोल्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट्स हमारे पास होंगे, ठीक है, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसके क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब उन क्रिस्टल्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारे पास फ्रोस्ट प्लस जो थे उनको फ्रोस्ट माइनस यानी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जो क्रिस्टल्स बनते थे, ठीक है, आइस क्रिस्टल बनते थे उसके प्रोटोप्लाज्म के, वो हमारे पास जो है नहीं बनती, यानी वो एक्चुअल में सरवाइव कर जाता है प्लांट इस हार्श इन्वायरमेंट में व्हेन वी पुट दीज बैक्टीरिया, जो आप कह सकते हैं इन प्लांट्स, ठीक हो गया जी। इसी तरह नेक्स्ट में अगर हम मूव करते हैं हमारे पास तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एग्जांपल आ रही है, ठीक है, जिस तरह अभी हमने बात की, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल जो है हमारे पास आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पास कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये प्लांट्स के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। जब हम प्लांट की सेल वॉल, ठीक है, रिमूव, ठीक हो गया, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक हो गया, पीछे क्या रह जाता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस। तो ये जो सेल होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट जो है वो कह देते हैं, ठीक हो गया। नॉर्मली प्रोटोप्लास्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, और उस प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, यानी उसके अंदर आप कह सकते हैं कि सिंपली जो जीन होती है, ठीक है, जीन होती है किस चीज की, कोई भी जीन हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आगे एग्जांपल में देखते हैं। तो जीन हम क्या करेंगे उसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर ऐड करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे ऐड किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में। यहाँ पे न्यूक्लियस फर्स्ट करें इसका पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे उस जीन को सीधा न्यूक्लियस के अंदर जो ऐड कराया जाएगा, ठीक हो गया, और बाद में फर्दर इसकी जो है वो डेवलपमेंट की जाती है। तो जीन को ऐड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक कह सकते हैं या करंट जो वो देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जीन इजीली जो वो प्लांट्स के सेल्स यानी प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लास्ट में चली जाती है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है C4 इंटू राइस। अब जो राइस है हमारे पास, याद रख लीजिएगा ये C3 हमारे पास प्लांट कंसिडर होता है, बट इसमें एक नुकसान है। वो क्या है कि ये जब फोटो रेस्पिरेशन होती है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है कि जब सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है कि जो राइस है ये नॉर्मली समर में जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा आप कह लें कि आ जाती हैं चीजें जो कि नॉर्मली
सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में सनलाइट के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, सनलाइट के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो फोटो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन। तो प्लांट जो है ना वो जो है वो कैल्विन साइकिल परफॉर्म करके तो ग्लूकोज सिंथेसिस करने की बजाय वो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करना शुरू कर देता है। ये एक एबनॉर्मलिटी होती है। अच्छा, मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी मिनट, ये देखिए मैं यहाँ पे, अब ये यहाँ पे C3 प्लांट है, ये C4 है और ये कैम्प, तीन तरह के प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये C3 है जो हम राइस की बात करें कि इसमें सीधा सीधा रिएक्शन होता है। जो होते हैं ना C4 में क्या होता है कि स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि मेसोफिल सेल के अंदर पहले तो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि C4 C3 एंड कैम क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि वो फिर अपनी जो फोटोसिंथेसिस है उसको स्प्लिट कर देते हैं, आधी फोटोसिंथेसिस मेसोफिल में होती है और जो आधी आप कह सकते हैं मैक्सिमम वो बंडल शीट सेल्स में होती है, इसमें सिर्फ मेसोफिल सेल्स के अंदर जो वो चल रही होती है। एक और प्लांट भी है कैम प्लांट, जिनका कैम का हमारे पास कहते हैं क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो है वो आप C4 के अंदर जो है वो आप ले सकते हैं, शुगर केन वगैरह है, ठीक है, एग्जांपल नोट कर सकते हैं, और कैम के अंदर पाइनएप्पल वगैरह, ठीक है, पाइनएप्पल वगैरह जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि वो क्या कर रहे हैं कि ये जो C4 पाथवे है, ये वाला पाथवे है, वो क्या कर रहे हैं कि वो प्लांट जो राइस है उसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है ऐड करना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये फोटो रेस्पिरेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये देखो इनकी आधी फोटोसिंथेसिस नाइट, मतलब नाइट के टाइम पे हो रही होती है, ठीक हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रात को प्रिजर्व करके रख लेते हैं और दिन के टाइम जो है वो अपना रिएक्शन फर्दर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो यानी डिफरेंट आप कह सकते हैं सिनेरियोज है। इसमें याद रखना क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन से C3 और C4 अपने आप को मॉडिफाई करके बचा लेते हैं और क्या करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ C4 और कैम पाथवे के थ्रू, ठीक हो गया। जबकि C3 जो है वो ये अपने आप को हाई सनलाइट के अंदर जो है वो नहीं, या लॉन्ग सनलाइट के अंदर जो है वो नहीं बचा सकते, इसलिए साइंटिस्ट जो है वो ट्राई करते हैं कि C4 को C3, यानी ये जो C4 पाथवे है ना इसको हम C3 पाथवे के अंदर कन्वर्ट करें किसी तरह, यानी जो वो प्लांट्स जो C3 प्लांट्स हैं, ठीक है, C3 प्लांट्स हैं, हम उनके अंदर जो है वो C4 को इंट्रोड्यूस करें। उसकी रीजन क्या है, देखो हमारे पास जो राइस की अगर हम बात करेंगे तो अब राइस जो है अगर समर के अंदर है तो ये सनलाइट की वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा सनलाइट की वजह से तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा, रेस्पिरेशन होती रहेगी, फोटो रेस्पिरेशन होती रहेगी, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ से जो इसके लीव्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से जो राइस होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आएंगे। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि जी डे के टाइम पे तो ये फेस करना ही पड़ेगा प्लांट को, बट if we add C4 into the rice, उसमें क्या होगा कि ये हाई सनलाइट के अंदर भी अपने आप को क्या करता रहेगा, बचाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी साइंटिस्ट जो है वो आर ट्राइंग के लिए हमारे पास जो है वो जो है वो क्या हो, पाथवे हमारे पास हो, ठीक है, जिसमें हम राइस को जो है वो प्रॉपर्ली एक हाई क्वांटिटी के अंदर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चाइना के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर जो है वो इस पे वर्किंग जो है वो कंटिन्यू है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट से, ठीक हो गया। ये नीचे एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक हो गया। इसमें देखेंगे तो सिंपली हम क्या कहते हैं कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक सिंथेसिस वगैरह होती है, ठीक है, यानी प्लांट्स ये जीन्स होती हैं, ठीक है, उन जीन्स को आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो लीव्स वगैरह होती हैं उनसे उस प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करके तो प्लास्टिक की प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है। इसका फायदा ये होता है कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्लास्टिक का इशू चल रहा है कि क्योंकि ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करी जा रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो ये आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है कि प्लांट्स को अफेक्ट करता है, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट नहीं हो पाते, ठीक है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि जो बहुत टाइम पीरियड के लिए, यानी आप एक जगह प्लास्टिक रख देंगे तो इवन 100 ईयर के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई इसको डिकम्पोज
नहीं कर सकते। ठीक हो गया, नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसीलिए कंपेन भी चलाई गई कि प्लास्टिक को जो है वो खत्म किया जाए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन आप कह सकते हैं लेस हो, यानी पोल्यूशन उसमें ना हो। ठीक है, इसी तरह प्लांट फॉर हार्मोन्स, ठीक है, क्लॉटिंग, हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है, या हार्मोन्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंटीबॉडीज जो है वो सीड्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। कॉर्न फॉर ट्रीट ट्यूमर सेल्स, ठीक है, ये यूज किया गया है। ठीक हो गया, नॉर्मली उसमें क्या कहते हैं प्लांट्स के ट्यूमर जो ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उस हवाले से आप कह सकते हैं कि जो कॉर्न हमारे पास है, जो कॉर्न है हमारे पास, ठीक है, बुक में अगर आप मूव करेंगे तो वहां पे उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास एंटीबॉडीज जो है बनाई जाती है किससे, आप कह सकते हैं कि कॉर्न से। ठीक हो गया, और उस एंटीबॉडी को फिर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, आप कह सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स को, आप कह सकते हैं उनको खत्म करने के लिए एक सेंस के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सोयाबीन्स फॉर जेनिटल हर्पीस को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उससे एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह इनएक्सपेंसिव एंटीबॉडीज, जो प्लांट्स तो हमें ग्रो करने ही करने हैं, तो हमारे पास हम सिंपली क्या करें कि उनके अंदर जीन इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्लोनिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह भी हमारे पास जो है वो की तरह जो है वो इसको मूव करते हैं, मगर इसमें मैक्सिमम चीजें हमारे पास क्या होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो है वो आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और मैं चीज बताता जाता हूँ, ये एंटीटेस्ट में आया हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है हमारे पास इसके लिए कौन सा प्लांट जो है वो यूज किया गया है, तो एक वीड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माउस, ठीक हो गया, ईयर्ड, ठीक है, क्रेस, ठीक हो गया, माउस ईयर्ड क्रेस। ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम होता है एराबीडोप्सिस थलियाना। ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये नोट कर लीजिएगा। जो माउस ईयर्ड थ्रेस है, ठीक है, वीड है, ये अरबिडोप्सिस थलियाना है असल में, इसके थ्रू बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जीन थेरेपी हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने जो प्लांट्स के हवाले से देख लिया है, बैक्टीरिया के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स भी जो है वो ट्रांसजेनिक जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इनसे नंबर ऑफ डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस करवाई जा रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब एक और चीज याद रखनी है कि हमारे पास क्या होता है कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर अगर हमने कोई जीन इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर जो जीन इंसर्ट करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट मेथड जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक हो गया, एक तो मेथड ये होता है कि आप जो है वो सिंपली माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, आप उनके थ्रू इस जीन को कैप्चर करें और उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो क्या कर दें, इंट्रोड्यूस करा दें। ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है एक और मेथड क्या होता है कि आप उस सेल को लें और जीन्स को साथ लें और आप उसको वर्टेक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, हिलाते हैं बहुत ज्यादा स्पीडली, जो है विग्रस उसे हम कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो जीन जो है वो सॉइल के अंदर जो है नॉर्मली चली जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि जो एग्स होते हैं, नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि एग के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस कराएं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एजिटेटर। ठीक हो गया, एजुकेटर भी आप कह सकते हैं मिक्सर होते हैं एक तरह से। ठीक हो गया, और इसके अलावा अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, ये एंटीडोस में आ चुकी हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये क्या करती हैं, उन सेल्स के अंदर टाइनी होल्स क्रिएट करती हैं। ठीक हो गया, इस तरह से टाइनी होल्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, और उन टाइनी होल से क्या होगा, हमारे पास ये जो जीन है वो होती है क्या होती है, इजीली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, इजीली एंटर हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इससे प्रोडक्ट्स कौन सी ली जा चुकी हैं या ली जा रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है,
एंटीबॉडीज जो हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, लाइक अभी साइंटिस्ट ने जो वो गोट इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, जिसके मिल्क के अंदर हमारे पास जो है वो आपको एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो मिलेगी, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो एक्चुअल में प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं जीन फार्मिंग, ठीक हो गया। जीन फार्मिंग यानी मुख्तलिफ डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए जो प्रोटीन है, इवन सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए जो प्रोटीन है, ब्लड डिजीजेस है उनको ठीक करने के लिए जो प्रोटीन है वो बनाई जाती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाई जाती है, एंटीबॉडीज बनाई जाती है, ठीक हो गया। तो वो सिंपली मिल्क के अंदर जो है वो आ रही होती है। अच्छा, मिल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी हम जीन को, ठीक है, हम जीन को याद रख लीजिएगा, जीन को हम इंसर्ट करते हैं, आप कह सकते हैं एग, एनिमल जो हमारे पास एग होता है, और वो फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो आपको पता है आगे जाइगोट में, फिर कंप्लीट जब इंडिविजुअल, ठीक है, आप कह सकते हैं एनिमल के अंदर जो है वो डेवलप होता है, तो उसके उसके इंसर्ट जो है वो जीन जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। अब हम उस जीन की जो प्रोडक्ट होती है, यानी हम चाहते हैं कि कोई एक एंटी बॉडीज है, तो एंटीबॉडीज को कहाँ से कैसे ऑब्टेन करें, तो दो वेज होते हैं, या तो हम उसके मिल्क से ले लेते हैं, या हमारे पास उससे यूरिन से जो है वो लिया जा सकता है। अच्छा, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जो एंटी टेस्ट में पूछी जाती है कि सबसे इफेक्टिव वे क्या है एनिमल से ऑब्टेन करने का, तो वो यूरिन है, याद रखना। रीजन क्या है, क्योंकि यूरिन बोथ मेल एंड फीमेल जो एनिमल्स हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और जैसी उनकी बर्थ होती है एज आफ्टर द बर्थ ये प्रोडक्शन हो जाती है। जबकि मिल्क के लिए हमारे पास क्या होगा, एक तो हमें कंसाइड रहना पड़ेगा टुवर्ड द फीमेल, उसके बाद क्या होगा कि फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि व्हेन बर्थ हो एंड आफ्टर देन दैट, तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर बन जाता है। इसलिए यूरिन जो है वो हमारे पास एक बायो एंटी टेस्ट में पूछा भी जा चुका है कि एंटी टेस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करने के लिए सबसे बेस्ट वे हमारे पास जो एनिमल से आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल से आता है, वो क्या है, यूरिन है या मिल्क है या कोई अदर है, तो याद रखना हमारे पास यूरिन जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, जीन थेरेपी हमारे पास है, ठीक है। जीन थेरेपी हमारे पास क्या होती है, सिंपली अगर आपको इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपली इंसर्शन ऑफ, ठीक है, हो गया इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन, ठीक है, नॉर्मल जीन इन प्लेस ऑफ फॉल्टी जीन, ठीक है। यानी अक्सर औकात बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज हैं, ठीक है, आपको पता है कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि जीन क्या हो जाती है, क्रोमोसोम के अंदर फॉल्टी हो जाती है। अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उसको मेडिसिन से ट्रीट कर लेंगे, या आप कुछ, क्योंकि उसकी बेसिक जो प्रोडक्ट है, देखिए ना, हमारे पास ये फर्ज करें सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अब इसका डीएनए ही खराब है, और उसमें जो मैसेंजर आरएनए के बाद उसने जो प्रोटीन बनानी है वो हमारे पास होनी ही उसी फॉल्टी के अकॉर्डिंग है, तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगी तो वो तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस प्रोटीन को ठीक जैसे मर्जी हम उसको ट्रीट करते रहे फिजिकली, हम उसको जब तक हम उसका डीएनए चेंज नहीं करते, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास, इसको मैं साइड पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये फर्ज करें हमारे पास क्या है, डीएनए है, और इसके अंदर ये जीन क्या हो गई है, फॉल्टी हो गई है। ये हमारे पास नॉर्मल जीन है, हम क्या करते हैं इस फॉल्टी जीन को रिमूव करते हैं, ठीक हो गया। और ठीक है, इसको मैं डिफरेंट बना देता हूँ इस तरह से, मिलके ऐसे, ये हमारे पास है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस फॉल्टी जीन को रिमूव कर दिया, और ये फॉल्टी जीन है ये रिमूव हो गई, और नॉर्मल जीन हमने क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि नॉर्मल जीन जो है फिर नॉर्मल प्रोडक्ट जो बनाती है। ये देखिएगा जरा, हमने क्या किया, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास सेल वायरस है जिसके अंदर हमने जीन इंसर्ट की, उसके बाद उस जीन को हमने जो डिजीज सेल थे उस वायरस से जीन, वायरस क्या करेगा, जीन को ऐड कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही वायरस उस जीन को ऐड करेगा, ये जो जीन है ये उसके क्रोमोसोमल के साथ जाके, ये फॉल्टी जीन है, ठीक है, डिफेक्टिव जीन है, ये उसके साथ जाके क्या कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक हो गया। जैसे ही रिप्लेस होती है तो इस तरह से हमारे पास जीन
थेरेपी जो है हमारे पास होगी और उस तरह से वो अपना फंक्शन जो है फर्दर आप कह सकते हैं परफॉर्म करेगी, नॉर्मल जीन फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब जीन थेरेपी जो है इसको फर्दर हम जो है वो जर्म लाइन जीन थेरेपी भी कह सकते हैं। सोमैटिक जर्म लाइन होगी जो कि स्पर्म और एग जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनकी जीन थेरेपी पॉसिबल है। और दूसरी होती है सोमैटिक। अगर तो प्रॉब्लम जर्म लाइन सेल्स के अंदर होता है तो हम फिर जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है वो कर रहे होते हैं। और अगर सोमैटिक है यानी अगर एक पर्सन है नॉर्मली वो जिंदा अलाइव है और उसकी बॉडी को हम कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सोमैटिक जीन थेरेपी करते हैं। अब जो सोमैटिक जीन थेरेपी है ये दो तरह की होती है, एक्स वीवो और इन वीवो। ठीक हो गया। इन वीवो क्या होती है कि इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो इन वीवो है, ये हमारे पास एक्स वीवो है। ठीक हो गया। एक्स वीवो में क्या होता है कि एक पर्सन है, फर्ज कर लें उसको कोई भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम क्या करेंगे कि उसके सेल्स बॉडी से बाहर लेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको लैब में ले जाके सेल को मॉडिफाई करेंगे। यानी होता क्या है कि हम डिफरेंट वेक्टर्स यूज करते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं आपको याद होगा हमने RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए में पढ़ा था कि हमारे पास जो वेक्टर होता है वो जीन को ट्रांसफर कर रहा था। कहाँ से भला? नॉर्मल जीन हमने इंसर्ट किया था प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में ऐड किया था। यहाँ पे क्या है कि हम वायरस के अंदर जीन इंसर्ट करते हैं क्योंकि वायरसेस आपको पता है कि बहुत ज्यादा फास्टली स्पीडली जो है वो एक्ट करते हैं सेल्स के ऊपर, जिससे क्या होता है कि हमारे पास वो सेल्स के अंदर जीन अपनी इंसर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वायरसेस को नॉन विरुलेंट बनाते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं उसके जो डेंजरस पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं खत्म करते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही उनको रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं, उससे क्या होता है कि वो वायरस जो है वो फर्दर इन्फेक्शन नहीं शो करेगा बट वो हमारी जीन जो है उसको इंसर्ट कर देगा। तो उस फर्दर हम सेफ साइड के लिए क्या करते हैं कि हम उस जीन उस सेल्स को ले लेते हैं, सेल को इंसर्ट करते हैं यानी जीन्स को इंसर्ट करते हैं, वायरसेस को स्ट्राइक करवाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं उनको दोबारा इंजेक्ट करते हैं। ये एक्स वीवो है जिसमें हम लैब में यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा है इन वीवो। इन वीवो में क्या होता है कि नॉन वायरल डिलीवरी सिस्टम है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि अच्छा ये दूसरा मेथड है हमारे पास कि इसमें क्या होता है कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन पोटेंशियली यूज फॉर HCC जीन थेरेपी। ठीक है। ये हमारे पास आप कह सकते हैं ह्यूमन के लिए जो है वो ट्रांसफर करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा अब दो वेज हैं, एक तो ये नॉन वायरल डिलीवरी सिस्टम है और वायरल डिलीवरी सिस्टम भी हमारे पास होता है। ठीक हो गया ना। जिसमें क्या होता है कि हम वायरस के अंदर जीन इंसर्ट करते हैं, उस वायरस को डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है कि नॉन वायरल जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। ये हम एग्जांपल्स देखते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। किस तरह से यहाँ आप जो सिलेबस में जो है वो एक्स वीवो और इन वीवो दो डिजीजेस जो है वो उनकी डिस्कस की हुई है। एक्स वीवो में स्किट है हमारे पास SCID। ठीक है। इसे हम कहते हैं सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बायोटेक्नोलॉजी में जो है आपका पेज 214 है वहां पे लास्ट पैराग्राफ से जो है वो जीन थेरेपी वाले टॉपिक से लिया गया। ठीक है। उसके बाद हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा है। आपसे पूछ सकते हैं कि जी स्किट को किस मेथड से जो वो ट्रीट किया जाता है, एक्स वीवो इन वीवो। आपको पता होना चाहिए एक्स वीवो। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा को किस तरह से कर सकते हैं करते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास क्या है एक्स वीवो है। इसी तरह हमारे पास इन वीवो आ जाता है जो डायरेक्ट बॉडी में इंसर्शन की जाती है, तो उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर ट्रीटमेंट है और एक और है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है। ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है, किस तरह से मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इंडिविजुअली और इन दोनों की कंफर्मेशन भी आपको हो जाएगी कि नैनो पार्टिकल्स है, नॉन वायरल पार्टिकल है, उनके थ्रू किस तरह से किया जाता है। अच्छा स्किड हमने कहा सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं लेक करते हैं एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं ADA। ठीक हो गया। दैट एंजाइम इज एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक हो गया। अब जो ADA एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये BNT सेल्स को मैच्योर करता है। जैसे ही बनते हैं बच्चों के अंदर BNT सेल्स तो ये इनको मैच्योर कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये मैच्योरेशन चल रही होती है, नॉर्मल है, जो पेशेंट्स आप कह सकते हैं स्किड जिनको होती है यानी सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, उनमें ADA जीन, ठीक है, म्यूटेट होती है या नहीं होती है, जिसकी वजह से ADA एंजाइम नहीं बनता। ठीक हो गया।
एडीए एंजाइम जो है वो ना बनने की वजह से क्या होगा कि बी एंटी सेल मैच्योर नहीं होते। तो आपको पता है कि बी एंटी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो सूरत में इम्यूनो डेफिशिएंसी तो होगी होगी। ठीक हो गया। तो अब इसको ट्रीट किया जाता है किस तरह से कि जो जीन होती है उस जीन को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। अब आपको पता है कि बी एंटी सेल जो है ये बोन मैरो के अंदर हमारे पास बन रहे होते हैं। तो बोन मैरो से सेल्स को लिया जाता है। सेल्स को लेने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर, ठीक है, ये अब एक्स वीवो है, याद रखना है, लैब में है ये। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एडीए जो जीन होती है उसको क्या करते हैं, उन सेल्स के ऊपर हम बांट करते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा जरा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास चिल्ड्रंस है, पेशेंट्स का बोन मैरो लिया, उसके बाद हमने क्या किया, वायरस ऑल्टर्ड एक्स वीवो सो दैट कैन प्रोड्यूस। अब वायरस के थ्रू हमने क्या किया कि इन सेल्स को मॉडिफाई किया, बोन मैरो सेल्स को। ठीक हो गया। और उसके बाद जीन को इंसर्ट किया, जीन को इंसर्ट करने के बाद हमने सेल्स प्रोड्यूस किए नॉर्मल जीन के साथ, और दोबारा से उसको इम्प्लांट कर दिया किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली है, एंटी टेस्ट में जो पूछी जाती है, वो आपसे पूछ सकते हैं जी स्किड में कौन सा एंजाइम, कौन सी जीन फॉल्टी है, एडीए। कौन सा एंजाइम फॉल्टी है, एडीए एंजाइम नहीं होता। अच्छा, कहाँ से सैंपल लिया जाता है जीन थेरेपी करने के लिए, स्किड के लिए, बोन मैरो, याद रखना है। ठीक है, कहाँ, बोन मैरो के। अच्छा, यहाँ पे कौन से वायरसेस यूज किए जाते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है रेट्रो वायरसेस। ठीक हो गया, वायरसेस, रेट्रो वायरसेस हमारे पास आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक हो गया। और ये नॉर्मली आप याद रखिएगा कि ये नॉन विरुलेंट इनको जो है वो बनाया जाता है। ठीक हो गया, यानी ये इंफेक्शन जो है वो अपना शो नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखें कि बॉडी से बाहर जो है वो सेल्स को लेके उनको मॉडिफाई करके तो वापस जो है वो बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब हम वो नॉर्मल सेल बोन मैरो में इंसर्ट करते हैं तो वो जाके प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक से बहुत ज्यादा सेल जो हमारे पास बन जाते हैं, और फिर वो नॉर्मल एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास बीएनटी की मेच्योरेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपने जो याद रखना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा में क्या होता है, जरा इसको गौर से देखिएगा। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है कि जो लिवर होता है ना, ये लेक करता है रिसेप्टर को। ठीक है, रिसेप्टर कौन से, क्योंकि आपको पता है कि लिवर ने कोलेस्ट्रॉल को कम करना होता है, डाउन करना होता है। तो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, लाइक ये ब्लड है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो लिवर पड़ा है, फर्ज करो। ठीक है, तो यहाँ ब्लड के अंदर जो है वो क्या होगा कि जब सिंपली आप कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल तो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने इसको रिसीव करना होता है, कैप्चर करना होता है ब्लड से कि जी इसको कम से कम रखा जाए। तो लिवर में वो रिसेप्टर नहीं होते हैं। ठीक हो गया, जब लिवर में वो रिसेप्टर नहीं होते हैं तो वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उस सिचुएशन को हम क्या देते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा। आज इन्वायरमेंट के अंदर या सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा जो यंग एज, जो हमारे पास यंग एज को हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा है, याद रख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जी हालांकि नॉर्मली तो हार्ट अटैक आ जाता है एक ओल्ड एज के अंदर कि जी उसमें जो है वो मसल चले वीक हो गए हैं, एक एज फैक्टर है। बट व्हाट अबाउट यंग, तो उसमें तो हार्ट का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता। मगर आपने सुना होगा अपनी सराउंडिंग्स के अंदर कि जी फला पर्सन था एंड ही वाज रियली, ही और शी वाज रियली यंग, और ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एकदम से हार्ट अटैक हुआ एंड फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो सबसे बड़ी वजह हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा की, वो कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल की हाई क्वांटिटी है, और उसकी रीजन क्या होती है, वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन और रिसेप्टर का ना होना। इसकी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है until you have to do a lot of exercise so that the cholesterol will not be in your blood. plus क्या होगा कि आप कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्ट्स होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनका यूजेज जो है वो टोटली तौर पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी आप ट्रीटमेंट है कि इसको ठीक कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी अभी ट्रायल बेसिस पे भी है, काफी हद तक जो है उसको कवर भी किया जा चुका है। ये पेशेंट है, हेपेटोसाइट्स लिए जाते हैं, हेपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स होते हैं। अब उनको लेने के बाद क्या होता है हमारे पास कि यहाँ से ये देखिएगा कि हमारे पास एलडीएल हमारे कहते हैं लो डेंसिटी जो है वो हमारे पास होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसकी जीन जो है वो इसके अंदर इंसर्ट की जाती है। ठीक हो गया, और सीडीएफ और एलडीए एलडीएल रिसेप्टर। ठीक है, वो जो रिसेप्टर होता है ना लिवर के अंदर, जो हमने कहा लिवर में लेक करता है,
उस रिसेप्टर की जीन इंसर्ट की जाती है वायरस के अंदर, उस वायरसेस को फिर इंसर्ट कराया जाता है हेपेटोसाइट्स पे, ठीक है। उसके बाद जब वो जीन इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, फंक्शनल हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, सेल्स को ग्रो करवा के उस पेशेंट के अंदर जो है नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ऐड कर देते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि फिर कोरोनरी डिजीज जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक हो गया। अब इसमें भी देखें सेल्स को हमने बॉडी से बाहर लिया है, ठीक हो गया, लैब में उसको ट्रीट जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रख लीजिएगा, ये लेक कर रही है, किसकी वजह से होती है, जीन फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर लिपोसोम्स, ठीक है। अब इसमें जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर होती है, ठीक है, जो कि क्लोराइड आयन को जो है वो क्या कर रही थी, मैनेज कर रही होती है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो होती हैं रेस्पिरेटरी डक्ट्स होती हैं, लाइक यहाँ देखें, ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डक्ट्स है, इनमें म्यूकस हाई क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास को इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस तरह से म्यूकस नहीं, म्यूकस इतना ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कि ये इसको क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है, ये वेंट्रेकिया में आ सकता है, ये इसके अंदर जो है वो इसकी जो आगे ब्रोंकाई है उनके अंदर जो है वो हो सकता है, नॉर्मली ट्रेकिया के अंदर जो है वो आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनहेलेशन के प्रॉब्लम आते हैं, रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है कि इसको अब कैसे ट्रीट करेंगे, क्यों, इसकी रीजन क्या होती है, जरा इसको गौर से देखना पहले। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इस रीजन को मैं ले लेता हूँ, इतने से रीजन को, जो एंडोथीलियल होती है ना, इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, ये हमारे पास सेल्स है इस तरह से, ठीक हो गया। अब इन सेल्स के ऊपर जो है वो आप कह लें कि वो जो क्लोराइड कैरियर्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा, क्योंकि क्लोराइड ने इस म्यूकस को खत्म करने में असिस्ट करना होता है, तो जो सेल्स होते हैं ना, ये क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं और उनको फिर सेल से बाहर मूव करवाया जाता है, ठीक है, उन चैनल्स, सॉरी उन कैरियर्स के थ्रू, ठीक हो गया। उन कैरियर्स के थ्रू वो बाहर आते हैं और उस म्यूकस को खत्म करते हैं। अब ये कैरियर ही नहीं होगा, या कैरियर की जीन ही नहीं होगी, जब कैरियर ही नहीं लगेगा उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो म्यूकस यहाँ पे एक्यूमुलेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अक्सर लोग इनहेलर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिपोसोम्स होते हैं, लिपोसोम्स क्या करते हैं कि इस म्यूकस जो एक्यूमुलेटेड म्यूकस होती है इसको खत्म, तो वो बार बार क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि म्यूकस को जो है वो क्या किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम जीन थेरेपी की तरह इसको कैसे ट्रीट करते हैं। देखो, जब एक पर्सन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये ही नहीं है, ठीक है, ये रिसेप्टर ही नहीं है, ठीक हो गया, ये जो कैरियर नहीं है, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन ही नहीं है, तो क्लोराइड बाहर नहीं जाएगी, जिससे क्या होता है, म्यूकस जमा होता रहता है, ठीक हो गया। म्यूकस जमा होने की वजह से क्या होगा, तो फाइनली सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी और फाइनली डेथ भी पॉसिबल है। अब इसको ट्रीट किया जाता है कैसे, कि लिपोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, लिपोसोम्स, ठीक है, ये देखिए, ये वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, दो मेथड होते हैं बाय द वे इसमें भी। इसमें एक मेथड ये होता है कि आप जो जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया यहाँ पे कि जी हमारे पास नॉन वायरल मेथड भी इसको यूज कर सकते हैं, वायरल मेथड भी इसमें यूज किया जाता है, नैनो पार्टिकल यूज किए जा सकते हैं। ये जो लिपोसोम हमने बात की है ना, ये नैनो पार्टिकल हमारे पास है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो याद रखनी है, जो लिपोसोम होते हैं ना, वो जो इनहेलेशन कर रहे थे, हम क्या करते हैं, लिपोसोम को क्या करेंगे, जीन दे देंगे, किसकी, इस ट्रांस कैरियर की। जब वो बार बार क्या करेगा, इनहेलेशन करेगा पेशेंट, तो उससे क्या होता है कि जो जीन होगी ना, वो जीन उसके जब इनहेलेशन के दौरान, ठीक है, इनहेलेशन के दौरान क्या होगा कि ये जाके इन सराउंडिंग्स के अंदर उन एपिथेलियल सेल्स के साथ जो है वो अटैच होगी, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स के एपिथेलियल सेल्स के साथ, तो उससे क्या होगा, तो वो लिपोसोम में इंसर्ट द जीन। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम क्या करते हैं, वायरस लेते हैं, ठीक है, और उस वायरस के अंदर हम अपनी नॉर्मल जीन इंसर्ट करते हैं, उस वायरसेस को डायरेक्ट जो है वो करवाते हैं। वो वायरस क्या करते हैं, ये देखेगा, वायरसेस क्या करते हैं, यहाँ से इनको इनहेल किया जाता है सेल्स के अंदर, वो फिर अपना डीएनए उस जो न्यूक्लियस के अंदर जो नॉर्मल डीएनए है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि वो ट्रांस कैरियर प्रोटीन बनाई जाती है, उनको फिर फर्दर सेल की तरफ भेजा जाता है, मेम्ब्रेन की तरफ, यहाँ पे उनको जो है वो आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर लगा के तो क्लोराइड को बाहर ट्रांसफर किया जाता है। मगर ये वाला जो मेथड होता है ना, इसमें बार बार आपको हिट एंड ट्रायल जो है वो करना पड़ता है, ठीक हो गया। बार बार हिट एंड ट्रायल से हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि एक दफा किया फिर दोबारा आपको जो है वो ट्रीट करना
पड़ जाता है। सही हो गया। ये एक चीज है वो याद रख लेनी है। इसमें आप देखो बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी से बाहर कुछ नहीं ले रहे। ठीक हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से जो कैंसरस, ठीक है, या ट्यूमर सेल्स होती हैं, ठीक है, आपको आइडिया होगा कि कीमोथेरेपी जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, और कीमोथेरेपी क्या करती है कि वो जो कैंसरस ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको खत्म करती हैं कीमो। ठीक है, केमिकल्स होते हैं। तो अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि उस प्रोसेस को फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रीजन क्या होती है कि जब कीमोथेरेपी की जाती है ना, तो ये ट्यूमर सेल्स और नॉर्मल सेल्स को भी, नॉर्मल सेल डैमेज, नॉर्मल सेल्स, उसने कैंसर सेल को तो डैमेज करना ही करना होता है। ठीक है, मगर वो नॉर्मल सेल्स को भी क्या करती है, डैमेज कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि कैंसर के लिए भी जो है हम क्या करते हैं कि इस तरह से जीन थेरेपी को यूज करते हैं कि अगर हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो जो हमारे पास ये इतनी टारगेटेड होती है फिर कि वो जाके सिर्फ ट्यूमर सेल्स को ही अफेक्ट करती है, नॉर्मल को नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इन विवो है, बॉडी के अंदर है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास हार्ट है, और हार्ट में ये हमारे पास है कोरोनरी, आप कह सकते हैं आर्टरीज। इसमें क्या होता है, प्लेक कह लें, थ्रोम्बस इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम बंद हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सूरत में आपने सुना होगा जी एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुना होगा। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, स्टेंट्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो क्या कहते हैं कि कैथेटर होती है, बैलून कैथेटर, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इंसर्शन करते हैं इस रीजन के अंदर। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि ये बैलून आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, और ये बैलून कैथेटर ऐड करते हैं जिसके साथ स्टेंट लगा होता है, ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज स्टेंट्स। ठीक हो गया। ये स्टेंट ऐड करते हैं इस रीजन के अंदर। ठीक हो गया। फिर ये क्या करता है कि जो हार्ट है, ठीक है, ये ब्लड वेसल क्लोज नहीं हो पाती है। असल में इसमें हुआ क्या है, जब हमारे पास, एक चीज याद रखना कि प्लेक इकट्ठा हुआ, थ्रम्बस इकट्ठा हुआ, ठीक है, इस रीजन के अंदर, तो इसने, ये गौर से देखिएगा, इस रीजन को इसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। तो इसमें क्या होती है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से क्योंकि इसमें होता ही है ना कि जब आप इस प्लेक को रिमूव करेंगे और ये दोबारा से फिर आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि ये वॉल्स होती हैं, ये डैमेज हो चुकी होती हैं। ठीक हो गया। तो स्टैंड डाल के उसको परमानेंटली वहां पे रखा जाता है। उससे क्या होता है कि ये फ्लेक्स, मतलब एक ओपन अप जगह रहती है ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि जो वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो लेयर्स होती हैं, ये वाली डैमेज हुई थी, इनको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो इनको रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि इसकी जो जीन होती है, ठीक है, उस जीन को इस कैथेटर के साथ, इस, आप कह सकते हैं स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टैंड है, इसके साथ जो है वो ऐड कर दिया जाता है, और कैथेटर के साथ, और उसको जब एंजियोप्लास्टी की जाती है। अब ये नॉर्मल मेडिकल की टर्म है, हम उसमें बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, उसमें क्या होगा कि हम जीन को उस प्रीवियसली एग्जिस्टिंग टेक्निक के साथ ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि ये जाके वहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसमें फर्ज करें हमारी जीन भी मौजूद हो, तो ये जीन पॉसिबली इंसर्ट हो सकती है, और हमारे पास जो है ये जो लाइनिंग है, ये हमारे पास क्या है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक हो गया। ये भी अभी हमारे पास क्या है, एक तरह से उसमें है, ट्रायल के अंदर जो है वो है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो है इन विवो के थ्रू हम जो है वो हीमोफीलिया, डायबिटीज है, पार्किंसंस डिजीज है, ठीक हो गया, और एड्स है, ठीक है, इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है आई थिंक सो सिलेबस को अगर हम स्टार्ट से देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट में ले जाता हूँ। ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, इसमें होपफुली हमने सारा कुछ कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ठीक है,
उसमें हमने रिकम्बिनेंट डीएनए पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, ये एनालिसिस फिंगरप्रिंट जीन थेरेपी पढ़ लिया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल पढ़ लिया, ठीक है। तो लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर जाता हूँ। आज जो हमने पढ़ा, हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ट्रांसजेनिक जो थी एनिमल के हवाले से जो है वो पढ़ा, ठीक है, उसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरह से चल रही होती है। उसके बाद उसकी टाइप्स देखी, ठीक है, किस तरह से होती है और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं आपने याद रखनी है। और फिर डिजीजेस की ट्रीटमेंट, डिजीजेस क्या है प्लस डिजीज की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है जीन थेरेपी के थ्रू, ठीक है, वो हमने ठीक हो गया। ओके जी, जज़ाकल्लाह।